हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेडवेयर। आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल होगी। बेसिकली आज जो है हम नई सीरीज़ अपनी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं क्लास 10 से रिलेटेड जो भी मैथ्स और साइंस है वो चैप्टर्स एक एक करके सारे क्लियर करवाऊंगा। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो। बाकी आपकी इच्छा, जैसा भी आपको लगे। तो पहला जो हम चैप्टर लेंगे आज वो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो बेसिकली इसमें मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा। ये पूरी वीडियो एनसीईआरटी बेस्ड होने वाली है, जिससे कि आप रिलेट कर सकें अपनी बुक से, क्योंकि ज़्यादातर बुक्स जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से आपकी वीडियो। इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम आज बेसिक फिनोमिना से सबसे पहले डील करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे बेसिक फिनोमिना, फंडामेंटल फिनोमिना की बात करूं मैं, तो सबसे पहले अपने दूध की बात करते हैं। क्या होता है बेसिकली, जब आप दूध को समर के डेज़ में, गर्मियों में जब आप टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पर ही दूध को रख देते हैं, तो कई बार क्या होता है, सोच सकते हैं खुद से, आपके साथ भी होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। क्या होता है, वो दूध बेसिकली फट जाता है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, या ख़राब हो जाता है। बेसिकली मैं सिंपली कहूँ तो, ठीक है। तो दूध बेसिकली ख़राब हो जाता है गर्मी में ज़्यादा टाइम तक टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे रखने से। उसके अलावा आयरन नेल अगर आप ह्यूमिड टेम्परेचर पे रख देंगे, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, बरसात के मौसम में कभी एक्सपीरियंस किया है, पहले तो बड़ी मस्त एकदम चमचमाती रहती है वो आयरन नेल, लेकिन जैसे ही आप उसे ह्यूमिड, नमी वाले एरिया में रख देते हैं तो क्या होता है, बताइए आप लोग खुद सोचिए। जंक लग जाती है ना, बेसिकली उस पर जंक लग जाती है। वो इस तरीके से पहले एकदम मस्त चमचमा रही होती है और बाद में जंक लग जाती है, एकदम गंदी सी काली पीली भूरी हरी जो भी है हो जाती है, तो जंक लग जाता है सिंपली। अंगूर की बात करूँ मैं, अगला है ना, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। मतलब क्या है, अंगूर पहले कच्चे होते हैं, बाद में क्या होते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। इसी तरीके से आम के साथ भी ले सकते हैं, है ना, कि आम पहले कच्चे होते हैं फिर पक जाते हैं। तो ये सारे फिनोमिनाज अभी धीरे धीरे के करके हम क्लियर करेंगे। पहले मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ। एक और वी रेस्पायर स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, जैसे कि इसमें क्या है, हम सांस लेते हैं, क्या है। तो ये बेसिकली जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो मैंने अभी 4 फिनोमिनाज बताए, इनमें हो क्या रहा है एक्चुअल में। बेसिकली हम बात करें तो ये जो है, इन ऑल दीज केसेस द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस चेंज। मतलब क्या, सब्सटेंसेस, जैसे अंगूर की बात की जाए, दूध की बात की जाए, चाहे कील की बात करें, तो इसमें हुआ क्या, नेचर एकदम ही चेंज हो गया। नेचर चेंज होने का मतलब क्या है बेसिकली, तो नेचर चेंज होने का मतलब बेसिकली देखिए, पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया। अभी जो हमने एग्जांपल्स लिए ना, उसमें क्या था, देखिए अंगूर की बात की जाए, अंगूर पहले कच्चे थे, बाद में पक्के हो गए, उसका नेचर बिल्कुल चेंज हो गया। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ना, पहले खट्टे थे, कच्चे थे, अजीब से थे, बाद में पक गए, मस्त अलग कलर भी चेंज हो गया। कील की बात की जाए, आयरन नेल की बात की जाए, तो पहले क्या थी, मस्त चमचम आ रही थी, बाद में जंग खा गई। और पहले भी कई सारे और भी केसेस जो हमने लिए थे, दूध वाला भी, तो सब में क्या हुआ, नेचर एकदम ही चेंज हो गया। नेचर चेंज होने का मतलब आई होप समझ गए होंगे। तो मेरा ये जो मतलब था समझाने का, वो चेंज था, यानी पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। तो ये चेंजेस होते हैं, है ना, जो चीज़ें चेंज हो गई, उसका नेचर ही चेंज हो गया बेसिकली। तो अब बात करें टाइप्स ऑफ चेंजेस। ये जो चेंजेस पढ़े हैं आपने, तो अब चेंजेस कितने टाइप के होते हैं बेसिकली, 2 टाइप के होते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो ये जो भी आपने अभी चेंजेस मैंने बताए 4, उसमें 2 टाइप के ही चेंजेस इंक्लूडेड हैं, एक फिजिकल है और एक केमिकल है, ठीक है। तो हालांकि ये केमिकल ही है, अभी आपने जो पढ़ा है केमिकल चेंज, अभी पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस में क्या क्या आते हैं और कैसे कैसे होता है। तो फिजिकल चेंज की अगर हम बात करें, तो फिजिकल चेंज सबसे पहले देखते हैं वो होता क्या है। एक्चुअल में डेफिनेशन देख सकते हैं, चेंज दैट कैन बी रिवर्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेज इज़ नोन एज फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल फोल्डिंग ऑफ पेपर और फोल्डिंग ऑफ क्लोथ। बेसिकली क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, फिजिकल चेंज बेसिकली ऐसा चेंज होता है जिसे अपनी ओरिजिनल स्टेज पे ला सकते हैं आप। मतलब क्या, आपने उसे चेंज कर दिया, वापस से उसे पहले जैसा बना सकते हैं। जैसे फोल्डिंग ऑफ पेपर, स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप पेपर को फोल्ड करते हैं, ठीक है, और फिर फोल्ड करके वापस से अनफोल्ड कर देते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसमें थोड़े क्रैक्स पड़ जाएंगे, लाइनिंग बन जाएगी, लेकिन क्या वो वापस से फटा फूटा थोड़ी, पेपर पे अभी भी लिख सकते हैं, पेपर अभी भी वाइट ही है। हाँ, बस उस पर थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह, वो अलग बात है, वो हमारा, उससे कोई उतना खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आयरन कर देंगे तो वो भी सही हो जाएगा। तो आई होप ये फिजिकल चेंज समझ में आ गया, मतलब क्या, जिसे आप वापस से चेंज कर सकते हैं। अगला है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है, अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेज इज़ नोन एज केमिकल चेंज। जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मतलब क्या, केमिकल चेंज बेसिकली वो चेंज होता है जिसे आप उसकी ओरिजिनल स्टेज पे नहीं ला सकते, मतलब पहले जैसा नहीं बना सकते उसे। ये सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको मैं। जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, जैसे दूध फट जाता है, दही जमा देते हैं आप, तो क्या वापस से दूध बना सकते हैं क्या, नहीं। वो आपका क्या है, केमिकल चेंज। और फिजिकल चेंज क्या होता है बेसिकली आपका, जैसे आपने पैंट मोड़ दी, पेपर मोड़ दिया, मतलब वापस से क्या, कपड़े में आपने मोड़ दिया, शर्ट कई बार गर्मियों में मोड़ लेते हैं हथेली पर से, तो क्या उस शर्ट को वापस से नहीं आप मतलब सीधा कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो वो फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज, जैसे आपने दूध से दही जमा दिया, अब वापस से दही से दूध तो बना नहीं सकते, तो वो आप
आपका केमिकल चेंज हो गया। तो आई होप ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस तो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आपने जो पहले पढ़ा था, अंगूर पक जाते हैं, आम पक जाना, क्या आप आम पके हुए आम को कच्चा आम बना सकते हैं? नहीं, वो केमिकल चेंज हो गया मतलब, इसका मतलब, ठीक है। और हमने देखा था आयरन नेल वाला, तो वो भी एक टाइप से केमिकल चेंज होता है, ठीक है। और दूध का तो पता ही चल गया आपको, वो भी केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ये तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में आपको पता चल गया कि ये होता क्या। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके अलावा मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बता रहा हूँ। पता है फैक्ट कुछ नहीं है, हालांकि कई बार क्या होता है, देखिए दूध आपके घरों में फट जाता है, कई लोग क्या करते हैं, खा लेते हैं, रसगुल्ले बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं। हालांकि मैं अपने घर में फटे हुए दूध को ऐसे ही खा लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। खैर फेंकते नहीं है, वेस्ट नहीं करना चाहिए खाना, अपनी अपनी चॉइसेस है, आपकी इच्छा। आगे बात करें हम, फिजिकल चेंजेस में कंपोजिशन जो है पार्टिकल्स का चेंज नहीं होता, और जबकि ऐसा लिखा है स्क्रीन पर, केमिकल चेंजेस में पार्टिकल्स का कंपोजिशन चेंज हो जाता है। देख सकते हैं स्क्रीन पर, ऑब्वियसली दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, आंखें तो हैं खैर सबकी, देख तो सकते हैं, सॉरी। आगे देखते हैं, पार्टिकल्स का कंपोजिशन चेंज नहीं होता फिजिकल चेंजेस में। मतलब क्या है, पार्टिकल जिस तरीके से केमिकल से, मतलब सॉरी, जिस तरीके से पहले अरेंज थे, बाद में भी चेंज होने के बाद भी वैसे ही अरेंज्ड रहेंगे। पेपर की बात करें, पेपर फोल्ड करने से पहले जिस तरीके से उसके पार्टिकल्स अरेंज थे, फोल्ड करने के बाद भी वैसे ही रहेंगे। जबकि केमिकल चेंजेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि केमिकल में ऑब्वियसली पार्टिकल्स का कंपोजिशन चेंज होता था, तभी तो वापस से उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, है ना। एक बार आपने केमिकल चेंज कर दिया तो वापस से नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स का कंपोजिशन, बोले तो अरेंजमेंट, चेंज हो जाता है, जबकि फिजिकल में ऐसा नहीं होता। इसीलिए तो उसको आप ओरिजिनल स्टेज में ला सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जब भी केमिकल चेंज होता है तो आप क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन हुआ है। फिजिकल चेंज में कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। केमिकल चेंज में क्या होता है कि जब भी केमिकल चेंज होगा आप कहेंगे केमिकल रिएक्शन होता है। तो जब भी केमिकल चेंज होगा मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन हुई है उस जगह पर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब आप देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस, मतलब हम कुछ केमिकल चेंजेस, बोले तो केमिकल रिएक्शन सिंपल में कहूँ तो उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन की बात करें तो वो है मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट। एनसीईआरटी के बुक अगर है तो वो भी खोल सकते हैं, फर्स्ट पेज पर आपका होगा मैग्नीशियम रिबन एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, आपका मैग्नीशियम रिबन ली जाती है, उसको बर्न किया जाता है, बर्नर की मदद से बर्न किया जाता है और उसकी राख को कलेक्ट कर लिया जाता है। फूलझड़ी जलाई है, जी हाँ, फूलझड़ी की जगह इसमें बस आप समझिए मैग्नीशियम रिबन है आपके पास, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। मैग्नीशियम रिबन कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो इस टाइप से मैग्नीशियम रिबन होती है, उसको जैसे फूलझड़ी जलाते हैं हम, तो इस तरीके से मैग्नीशियम रिबन को जलाना है आपको और उसका ऐश का अलग कर लेना है। एक और क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है। ऑब्वियसली आप सिंपली ये लिख सकते हैं, पेपर में आएगा तो ये आप ये लिख देंगे कि मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ़ किया था ताकि जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, जो आपको नहीं चाहिए, जो वेस्ट है बेसिकली, उसको आप निकाल सकें, अलग कर सकें, इसलिए आप मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करते हैं रिएक्शन से पहले। तो जिस तरीके से स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे फूलझड़ी को जलाया जाता है, मैग्नीशियम रिबन को वैसे जलाया जाता है। तो जैसा फूलझड़ी की राख बच जाती है लास्ट में, वैसे ही इस मैग्नीशियम रिबन की राख बच जाती है और इस राख को आप कलेक्ट कर सकते हैं। और ये राख बेसिकली आपको स्क्रीन पर दिख सकती है, मैंने ले रखी है, मैंने नहीं ले रखी है एक्चुअल में, ये मैंने फ़ोटो लिया कहीं से। तो जैसा देख सकते हैं आपको, ऐश जो है मैग्नीशियम रिबन की राख है बेसिकली, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो इसी तरीके से आपको होता है, ये समझ गए। सिंपली फूलझड़ी का एग्जांपल इससे याद रखिएगा तो आपको मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट याद रहेगा। अगला जो एक्सपेरिमेंट हम लेने वाले हैं कुछ इस प्रकार से है, जिंक ग्रेन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक्सपेरिमेंट। H2SO4 का सल्फ्यूरिक एसिड क्या कहा जाता है बेसिकली। तो इसमें होता क्या है, आपको जिंक ग्रेन्यूल्स, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से एकदम मस्त चमचमाते हुए आपके जिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स का मतलब है कुछ अलग से नहीं है, हालांकि ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है दाने, कण। तो जिंक के जैसे इलायची भी आती है इस टाइप की, हालांकि जर्सी नहीं बनना चाहिए। तो जिंक ग्रेन्यूल्स को आपको लेना है। दूसरी जो चीज़ चाहिए आपको, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, पतला। मतलब क्या, जब भी आप किसी चीज़ में पानी मिला देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाता है। तो डाइल्यूट का मतलब बस इतना ही है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक एसिड में पानी मिला हुआ है, पतला है। तो उसमें क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड में स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स को, जिंक के कणों को, दानों को आपको उस सल्फ्यूरिक एसिड के टेस्ट ट्यूब में डालना है सिंपली। अब आप क्या देखेंगे, कुछ नहीं भाई, जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिंक ग्रेन्यूल्स में क्या हुआ, धीरे धीरे वो सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स होने लग गए, बबल्स छूटने लग गए हैं। देख सकते हैं स्क्रीन पर, देखिए एक्सपेरिमेंट पूरा, फिर बताता हूँ आगे।
हाँ जी, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा जिंक जो है पूरा ख़त्म हो गया, चुस गया है पूरा, ठीक है। तो लास्ट में क्या हुआ आपने देखा, यहाँ पर कुछ कण बन गए हैं। कण मतलब सिंपली क्या, एक गैस बनेगी। तो क्या होगा, जब भी आप मोमबत्ती को, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक्सपेरिमेंट करने से पहले इसमें क्या करा गया है, कॉटन के या अंगूठे से किसी चीज़ से बेसिकली इसको सील कर दिया गया, उसके टेस्ट ट्यूब के माउथ को बंद कर दिया गया है। अब क्या होगा, जब ये रिएक्शन ख़त्म होगी तो उसके बाद आप क्या देखेंगे बेसिकली, तो जब मोमबत्ती को स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब आप मोमबत्ती को इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर आएंगे, ढक्कन को खोल दिया आपने रिएक्शन होने के बाद, फिर जैसे ही मोमबत्ती इसके पास लेकर गए तो आप एक पॉप साउंड सुनेंगे। पॉप साउंड कुछ इस तरीके की जैसे बॉटल ओपन करते हैं ना, हालांकि ये मैंने खुद से निकाली है साउंड, आप भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके की साउंड आपको सुनाई देगी। अब मैं आपको बताऊं ये साउंड क्यों सुनाई देगी। बेसिकली इस रिएक्शन में जो है हाइड्रोजन गैस बनी है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, उसके बनने के कारण आपको ऐसी पॉप साउंड सुनाई देगी। आगे हम इसकी रिएक्शन भी देखेंगे। तो हालांकि अभी हम बेसिक से स्टार्ट करें, इसलिए मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ। आगे बात करें हम, और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हाइड्रोजन गैस जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मतलब क्या, जल्दी से आग पकड़ लेती है, सिंपली समझिए आप इस बात को। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें तो थर्ड जो केमिकल चेंज बोले तो सिंपली केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले वो है लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। इसमें क्या होता है बेसिकली आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ऑब्वियसली लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का है। तो सबसे पहले लेड नाइट्रेट चाहिए जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, और अगला चाहिए पोटेशियम आयोडाइड जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब आप क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को मिक्स करेंगे, तो आप क्या देखेंगे लास्ट में एक बेसिकली येलो टाइप का सॉलिड मिलेगा, कुछ इस तरीके से येलो कलर चेंज हो जाएगा। तो ये बेसिकली है क्या, ये है बेसिकली आपका लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड क्या होता है, येलो कलर का दिखता है और ये सॉलिड होता है जो कि रिएक्शन के बाद बनता है। तो आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो येलो टाइप का दिखेगा। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ जो कि आपकी एनसीईआरटी, मैंने पहले भी कहा है, ये आपकी एनसीईआरटी पर बेस्ड होने वाली है, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। और एनसीईआरटी से आप अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे भी, अब हालांकि अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी पढ़ने की, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैं बता दूं आपको कि ये सारा एनसीईआरटी पर बेस्ड होने वाला, आपको A to Z चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा। तो आगे हम बात करें, अगर हम इसके बाद हम बात करें एक्चुअल रिजल्ट की, रिजल्ट का मतलब क्या, देखिए स्क्रीन पर देखिए, केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस व्हेन। तो केमिकल रिएक्शन कब होगी, जब चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। जब इन तीनों में से कोई चीज़, एक भी चीज़ चेंज होगी, मतलब अगर आपका कलर चेंज हो गया, जैसे पोटेशियम वाले में देखा, इवोल्यूशन ऑफ गैस हाइड्रोजन वाले में देखा, और चेंज इन टेम्परेचर, इन तीनों में से कोई भी चीज़ होती है तो आप क्या कह सकते हैं कि आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिकल इक्वेशन की इसके बाद बात करें तो द सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग द होल केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल सिम्बल्स इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या, किसी भी केमिकल रिएक्शन को छोटे से छोटे तरीके से यानी सिंपल वे में रिप्रेजेंट करना विद द हेल्प ऑफ सम सिम्बल्स, मतलब कि आपने कुछ स्पेशल सिम्बल्स ले लिए, उन्हीं स्पेशल सिंबल से आप सिंपली किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ था फिर ऐसा हो गया, तो ये आपका रिजल्ट है। तो ये केमिकल इक्वेशन कहलाती है। मतलब क्या, मैं सिंपली आपको बात करूँ, जैसे एक आदमी ले लीजिए, उसका नाम बहुत बड़ा है, वेणुगोपाल अय्यर जो भी है, साउथ में होता है हालांकि ऐसा नाम, तो उसका आपने एक शॉर्ट फॉर्म ले लिया RA अय्यर। अब कहीं पर भी जाएंगे आप क्या कहेंगे, भाई ये RA अय्यर है। क्यों कहेंगे, क्योंकि आप इतना बड़ा नाम नहीं ले सकते, आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको छोटा नाम लेने में सहूलियत भी तो होगी। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म ले लेंगे। तो इसी तरीके से आप क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन में किसी भी बड़ी से बड़ी केमिकल रिएक्शन को समझा देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल सिंबल्स। तो यही इतनी सी बात है आपकी केमिकल इक्वेशन में। तो आई होप केमिकल इक्वेशन तक, केमिकल रिएक्शन तक तो सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से आगे बढ़ ही जाते हैं। आगे बढ़ने से क्या, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगला टॉपिक जो है आपका केमिकल रिएक्शन ही है, मैग्नीशियम वाला जो आपने पढ़ा था। सबसे पहले आपने क्या किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बताऊंगा क्यों लिया। उसके बाद क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ही क्यों, बेसिकली मैं आपको ऑक्सीजन इसलिए लिया मैंने, मैग्नीशियम को तो आप कहेंगे बर्न किया था। अब हाँ, वही खेल है कि जब भी आप किसी चीज़ को बर्न करते हैं ना, तो वहाँ पर उस केस में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। यानी जब भी मैं आपको कहूँगा आयरन को बर्न करने को या किसी भी चीज़ को बर्न करने को कहूँगा, तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऐड करेंगे। तो आपने मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में बर्न किया था ना, और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। तो सिंपली जब भी आप किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो उसके साथ ऑक्सीजन ऐड करते हैं। मतलब यहाँ पे जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखा है ना, उसका मतलब है मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया, यानी मैग्नीशियम रिबन को जलाया। उसके बाद आपको क्या मिला, राख मिली थी ना, तो वो राख मैंने क्या बताया था आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये आपकी हो गई केमिकल रिएक्शन।
समझ गए ना, ये केमिकल रिएक्शन यही तो हुआ था, मैग्नीशियम को जलाया आपने और उसको बनाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देख रहे हैं कितनी बड़ी इक्वेशन, रिएक्शन को हमने छोटी सी इक्वेशन में ले आए। अभी और छोटा करेंगे। तो मैं एक बात बताऊँ आपको, पहले आपने रिएक्शन में क्या लिया था, मैग्नीशियम रिबन लिया था। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, रिएक्टेंट है, मतलब आप ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं। और प्रोडक्ट क्या मिला, यानी रिएक्शन के बाद आपको क्या मिला, वो राख मिली थी, और वो राख क्या थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट क्या है आपके, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है आपका प्रोडक्ट, यानी इन दोनों को रिएक्ट कराने से आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट मिला। तो समझ गए होंगे, जब भी बर्न करने की बात की जाए तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन ऐड कराना है आपको, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद आप बात करें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज़ कही, आपने क्या किया, 10 किलो आटा लाए, है ना, 10 किलो आटा लाए सपोज़ कीजिए, और मैंने कहा उस 10 किलो आटे की आपको रोटी बनानी है, 10 किलो आटे की रोटी बनानी है। अब अगर मैंने आटा गूना, रोटी बनाई, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो 10 किलो 8 किलो में कन्वर्ट हो जाए, है ना, ऐसा हो सकता है क्या, वो 10 किलो आटे की 8 किलो ही रोटी बने, 7 किलो ही बने, 5 किलो ही बने, या 12 या 15 किलो, 18 20 किलो बन जाए, हो सकता है कैसा। हाँ, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होंगे क्योंकि आप उसमें पानी भी ऐड करते हैं, और हर चीज़ में पानी होता है तो वो इवापोरेट वगैरह, ज़्यादा चेंज तो नहीं आएगा ना, जैसे 10 का 15 या 20 तो नहीं हो जाएगा, या 10 का 5 या 3 तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। तो उसी तरीके से आपका केमिकल रिएक्शन में भी होता है। तो जितना आप रिएक्टेंट लेते हैं उतना ही तो प्रोडक्ट भी बनना चाहिए ना, समझ सकते हैं, आई होप, सॉरी। तो जितना आप रिएक्टेंट लेंगे प्रोडक्ट भी उतना ही बनना चाहिए। जैसे आपने 5 किलो रिएक्टेंट लिया तो प्रोडक्ट भी तो 5 किलो बनना चाहिए, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, मतलब इसी चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, जिससे क्या हो, जितना आपने रिएक्टेंट लिया है उतना ही प्रोडक्ट बने, वरना तो गलत हो जाएगा। जैसे 5 किलो आटे की 10 किलो रोटी थोड़ी बन जाएगी, ऑब्वियसली नहीं, या 15 किलो नहीं बनेगी। तो उसी लिए आप क्या करते हैं, इसी चीज़ को पाने के लिए, समझने के लिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। उसके बाद हम बात करें, सबसे पहला एग्जाम्पल ले, वही मैग्नीशियम रिबन वाला, उसको बैलेंस करके देखते हैं। 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg होता है। ऑक्सीजन के लिए O2 आता है, ऑक्सीजन गैस है बेसिकली, और उसके बाद MgO, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था ना रिबन को बर्न करने के बाद, वो राख। तो इसमें क्या हुआ, देखिए सबसे पहले ऑक्सीजन, तो रिएक्टेंट साइड में देखिए ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या है, ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है। ये तो नाइंसाफ़ी हो गई। तो आप क्या करेंगे, इसके करना वैसे कुछ भी नहीं है। तो रिएक्टेंट साइड में और 2 ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट साइड में 2 ऑक्सीजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 2 MgO करना पड़ेगा। अब 2 MgO क्यों करना पड़ेगा, आप ये भी कह सकते हैं सिंपली हम O के आगे 2 क्यों नहीं लगा दिया हमने, वो ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि देखिए मैग्नीशियम के साथ इसमें ऑक्सीजन कंबाइंड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऑक्सीजन अकेला नहीं है, तो इसलिए 2 MgO हुआ है। अगले स्टेप में देखिए आपने, इस बार ये तो हो गया आपका 2 MgO। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में सिंगल है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या है, यहाँ 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो चले दोनों साइड बराबर है, लेकिन मैग्नीशियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर नहीं है, तो उसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आपने रिएक्टेंट साइड में अगले स्टेप में रिएक्टेंट साइड में 2 Mg कर दिया प्लस O2 कर दिया, गिव्स 2 MgO। अब देखिए ध्यान से, रिएक्टेंट साइड में भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन। हाँ, 2 ऑक्सीजन कैसे, देखिए प्रोडक्ट साइड में। अब ये जो 2 है, ये 2 दोनों के साथ आया है। प्रोडक्ट साइड में देखिए यहाँ पर 2 जो है ये दोनों के साइड है, मैग्नीशियम के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, दोनों के साथ है 2। जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, जैसे 2 ब्रैकेट 4 × 4 + 3 है, तो इसमें 2 जो होता है 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट खोलने पर, 3 के साथ भी, वैसा ही केस इसमें भी है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम के साथ मैंने S, G और S क्यों लिखा है, तो इसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि आपको इसमें स्टेट भी मेंशन करनी पड़ती है। तो स्टेट का मतलब क्या है, एस का मतलब सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड और जी का मतलब गैस। मैग्नीशियम रिबन जो आपने ली थी वो सॉलिड थी, इसलिए मैंने मैग्नीशियम में सॉलिड लगाया है, एस लगाया है, और जी लगाया है गैस के लिए क्योंकि आपने ऑक्सीजन में बर्न किया था, और MgO लगाया है बेसिकली सॉलिड, राख तो सॉलिड ही मिली ना। और ये लगाना कंपलसरी होता है एक प्रॉपर केमिकल इक्वेशन में। तो एक प्रॉपर केमिकल इक्वेशन आपको समझ आ गई कब होती है, क्या वो होती है, बेसिकली वही होती है जिसमें आपको बैलेंस करना पड़ता है, और बैलेंस होनी चाहिए। हाँ, केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, और दूसरा उसमें स्टेट जो है उसकी मेंशन होनी चाहिए कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कि क्या है, एक्वस है, क्या है, तो वो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगली हम केमिकल रिएक्शन दें, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वो क्या है, जिंक वाला है, जिंक वाला। अगला वाला जिंक ग्रेन्यूल्स वाला लिया था ना, सिंपली वही है,
कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। यहाँ जिंक लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। उससे क्या मिला आपको, जिंक सल्फेट मिला, हाइड्रोजन गैस, वो पॉप साउंड सुनी थी ना, हाइड्रोजन गैस निकली थी, ठीक है वो हो गया। इसमें देखिए सब कुछ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड बराबर है, बैलेंस नहीं करना, तो सिंपली आपने स्टेट मेंशन कर दी कि जिंक सॉलिड लिया था, H2SO4 एक्वस था, जिंक सल्फेट एक्वस बना और हाइड्रोजन गैस बनी। एक्वस परेशान होने वाली बात नहीं है। एक्वस बेसिकली एसिड की मोस्टली जब भी बात आती है तब एक्वस की बात करते हैं हम, या लिक्विड की टाइप का होता है एक्वस, उसको बाद में डिटेल में बात करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। तो थर्ड इक्वेशन जो है हमने लिया आयरन वाली। आयरन में जब ये वाटर को ऐड कराते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है, फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं, या हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है आयरन का वाटर से। ये बेसिकली रस्टिंग से भी रिलेटेड है। जब ये रस्टिंग होती है ना आयरन की, तो उसमें भी ऐसी रिएक्शन होती है कहीं ना कहीं, और थोड़ा सा चेंज होता है, ज़्यादा नहीं। तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिया, यहाँ देखिए प्रोडक्ट साइड में 3 आयरन है, बैलेंस कर सकते हैं, 3 आयरन है, रिएक्टेंट साइड में 1 है। तो आपने सेकेंड स्टेप में क्या किया, 3 आयरन के मॉलिक्यूल्स बना दिए, यानी सिंपली 3 आयरन के एटम ले लिए, सिंपली 3Fe कर दिया। अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर 4H2O क्यों आए हैं, रिएक्टेंट साइड में 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 4 है, तो इसलिए आपने 4H2O कर दिया। और लास्ट में आपने क्या किया, सिंपली उसकी स्टेट मेंशन कर दिया कि सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, बता दिया, देख सकते हैं। उसके आगे हम बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सम केमिकल रिएक्शंस नीड स्पेशल कंडीशंस टू अकर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा। मतलब क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन्हें स्पेशल कंडीशन चाहिए होती हैं। अब हर इंसान की बात कर लें, हर इंसान सेम नहीं होता, सबको अलग अलग कंडीशन में, कोई गर्मी में रहता है, कोई सर्दी में, है ना, सबका अपना अपना हिसाब है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस भी ऐसी होती हैं जिन्हें मतलब ऐसे सिंपली आपने घर में करा, बाहर करा, तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर भी हो जाएंगे, नहीं। जैसे मैंने बोला एक केमिकल रिएक्शन है, यानी आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड वाली बात कर लिया अगर हम, तो वो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही होंगे। तो उसका मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर फिक्स है, उसके अलावा ना वो 30 पे होंगे, ना 40 पे होंगे, ना 0 पे। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, वो स्पेशल रिएक्शंस होती हैं। इसके अलावा प्रेशर की बात करें, प्रेशर मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं स्पेशली हम इसमें ज़्यादातर केसेस में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या मतलब आपको पता है, एटमॉस्फेयर यानी ये जो वातावरण है ये भी आप पे कुछ ना कुछ प्रेशर लगाता है। जी हाँ, हवाएँ जो होती हैं, हवा का भी तो कुछ ना कुछ वेट होगा जी, ऑब्वियसली होगा, तो वो भी तो कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करेंगी ना, तो वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ATM में उसे बोलते हैं, ATM में नापा जाता है। और प्रेशर हालांकि आप आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं, वो अलग बात है, वो हमारा टॉपिक नहीं है फिलहाल। आगे कैटलिस्ट की बात करते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन को कैटलिस्ट की भी जरूरत होती है आपकी, ये कैटलिस्ट होते हैं, तो अगला टॉपिक हमारा वही है। कैटलिस्ट बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं बिना मतलब कोई उसमें मतलब बाधा पहुँचाए, यानी उसमें कोई अड़ंगा नहीं डालते, टांग नहीं डालते। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, एक इंसान है, वो पैदल जा रहा है, ठीक है, पैदल कहीं जा रहा है, मैंने क्या करा, उसके लिए एक रॉकेट ले लिया, एरोप्लेन ले लिया, तो वो एरोप्लेन क्या करेगा, उसको सिंपली उसके गांव या जहाँ पर भी जा रहा है वहाँ छोड़ देगा। कुछ और ले सकते हैं, हवाई जहाज ज़रूरी नहीं है, गाड़ी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो वो क्या करेगा, सिंपली उस इंसान को वहाँ पर छोड़ देगा, वो जाना चाहता है। अब उसमें क्या हुआ, वो जल्दी पहुँच गया, ठीक है। तो उसी तरीके से कैटलिस्ट होते हैं जो मतलब क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं, यानी रिएक्शन अगर 5 मिनट ले रही थी, अब वो 1 आध सेकंड में या 1 आध मिनट में ही हो जाएगी, ठीक। अब बहुत कम टाइम लेगी वो, ठीक, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उनमें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कैटलिस्ट के बारे में। हाँ जी, तो हम इसके आगे बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग अगली रिएक्शन देख सकते हैं, इसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली एक गैस होती है, उसको आपने हाइड्रोजन गैस के साथ में रिएक्ट करवा दिया, यानी दोनों गैस को सिंपली आपने 340 ATM प्रेशर पे रिएक्ट करवा दिया, तो क्या बन जाता है आपका मिथेनॉल। तो 300 ATM प्रेशर, ATM जैसे कि मैं बता चुका हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो एटमॉस्फेयर है, जो आपका वातावरण है, जो भी आपके ऊपर प्रेशर लगाता है वो ATM में नापा जाता है। तो 340 ATM प्रेशर पे ही आपकी ये रिएक्शन होगी, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस मिलके मिथेनॉल बनाएगा। मिथेनॉल बोलते हैं बेसिकली CH3OH को, वरना नहीं बनाएगा, नहीं आप किसी और भी प्रेशर पे लेंगे तो वो नहीं बनेगा, यानी 340 ATM प्रेशर पर ही आपका ये बनेगा, वरना ये रिएक्शन नहीं होगी। तो मिथेनॉल की मैं आपको बताऊँ इसके बारे में, तो मिथेनॉल जो होती है बेसिकली ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है बेसिकली जो कि हाईली टॉक्सिक होता है, यानी अगर कई बार क्या होता है, अगर इसे पीने से आप पी लेंगे थोड़ा सा भी तो डेथ भी हो सकती है कई केसेस में, तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, हालांकि कोई लेगा भी नहीं इसे वैसे भी। अगली रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। तो फोटोसिंथेसिस जैसा कि पता है क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस पता होगा आपको, पढ़ा भी होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली वो प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो हैं अपना खाना बनाते हैं,
ठीक है। हम तो प्लांट से ले लेते हैं खाना, लेकिन प्लांट्स किससे लेते हैं? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? वो क्या करते हैं बेसिकली रूट्स के ज़रिए सॉइल से क्या करते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और वाटर को ले लेते हैं। और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपने सुना होगा प्लांट्स लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो प्लांट्स ले लेते हैं। वाटर ले लिया उन्होंने, सब कुछ ले लिया। और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेने के अलावा सनलाइट लेते हैं, और उनके लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो बेसिकली मैं बात करूँ तो वो क्या क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं। तो इन दोनों की मदद से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आप कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, बोले तो अपना खाना बना लेते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं, और इसी ऑक्सीजन का यूज़ हम लोग करते हैं, सांस लेते हैं बेसिकली। तो इसके रिएक्शन की बात की जाए, इसमें होता क्या है, तो जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ठीक है, और वाटर लेते हैं। इन दो चीज़ों की मदद से मात्र ये क्या बना लेते हैं, C6H12O6 बेसिकली ये ग्लूकोज होता है, और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं और वाटर भी रिलीज़ करते हैं। इसमें वाटर जो है लिक्विड लिखा है मैंने, क्यों, लेकिन ये जो है ट्रांसपिरेशन बेसिकली प्रोसेस होती है, वो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ा भी होगा कई लोगों ने। तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये वाटर को लूज़ कर देते हैं हवा में, ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देते हैं, और इसी ऑक्सीजन को आप ले लेते हैं। और ग्लूकोज क्या है, जो फल ग्लूकोज का भी यूज़ कर लेते हैं अपने खाने के लिए, और कुछ फलों जो होते हैं ना, फलों में उनमें भी ग्लूकोज, ये थोड़ा जो बच जाता है वो उसमें स्टोर हो जाता है, और वो फल खाते हैं तो आपको ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है सिंपली। तो दो चीज़ों से महज ये बना लिया, ठीक है। C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है। और एक कंडीशन ज़रूरी है बहुत, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चीज़ें होनी ज़रूरी है, ये कंडीशन मस्ट है, ये दो चीज़ होंगी तभी होगा, वरना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, ठीक है। अब उसके बाद ये तो समझ गए यहाँ तक। उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, टाइप्स की, तो कितने टाइप्स की होती है केमिकल रिएक्शन? पहली है कॉम्बिनेशन, दूसरी एक्सोथर्मिक, तीसरी डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक। ये डीकम्पोजिशन में तीन आते हैं, फोटोलाइटिक, थर्मल और इलेक्ट्रोलाइटिक। चौथी रिएक्शन है आपकी एंडोथर्मिक, उसके अलावा फिफ्थ जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट है, सिक्स्थ जो है डबल डिस्प्लेसमेंट, और सेवन जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन की बात करें। कॉम्बिनेशन मतलब ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, सिंपली समझाऊंगा तो डिटेल में आगे मैं। कॉम्बिनेशन में दो चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज़ होती है, डीकम्पोजिशन में एक चीज़ कई चीज़ों में डिकम्पोज हो जाती है, वो थर्मल यानी हीट की मदद से, फोटोलाइटिक यानी लाइट की मदद से, और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। एंडोथर्मिक में हीट अब्जॉर्ब होती है, डिस्प्लेसमेंट में एक चीज़ बढ़ जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन और रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस या रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट दें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। कॉम्बिनेशन में क्या है, रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक ही बनना चाहिए। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी डिटेल में, और रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन जानने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना आपने बेसिकली सुना होगा, देखा होगा, चूना यूज़ किया होगा। तो वो चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है, या क्विकलाइम भी कहा जाता है कॉमनली इसे, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये चूना है। चूना समझ में आ गया आपको। अब आपने एक्सपीरियंस किया होगा, उससे पहले मैं बता दूं, ये एक चूना है, चूने में पानी मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, चूने में पानी मिला के देखा है कैसा हो जाता है। तो वो चूने में पानी मिलाने के बाद जो बनता है थोड़ा पतला सा गाढ़ा सा, उसे कहते हैं आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक्ड लाइम, ये वही है। तो आपने चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें पानी मिलाया तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ड लाइम बना। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, उसका यूज़ कहाँ किया जाता है बेसिकली, ये जो स्लेक्ड लाइम है उसका यूज़ चूना दीवार पे लगाने में यूज़ होता है। करवाए ना कभी, कहते हैं दीवार पे चूना पुतवाना है ना, पीओपी लगवानी है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस या चूना जो सिंपली कहूँ वो लगवाते हैं, तो उसमें यही चूना यूज़ होता है। चूने में पानी मिलाया, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने दीवार पे लगा दिया। अब क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पे लगा रहता है, कुछ दिनों तक क्या होता है, सूख जाता है, सूखता है मतलब क्या होता है, हवा के कॉन्टैक्ट में रहता है। अब हवा में क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो दीवार पर लग चुका है वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है। तो क्या देखते हैं हम, जब चूना सूख जाता है तो चमकने लगता है, कुछ इस प्रकार से दीवारें चमकने लगती हैं, क्यों चमकने लगती हैं। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। रिएक्शन के जरिए समझते हो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो रिएक्शन आपके कुछ इस प्रकार से है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर जो है लूज़ कर देता है हवा में, है ना। लिक्विड लिखा है, हालांकि गैसियस फॉर्म में धीरे धीरे लूज़ हो जाती हैं, बनता लिक्विड है लेकिन
लूज़ हो जाता है इवापोरेशन की मदद से। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड से चेक करके कैल्शियम कार्बोनेट हमारा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट होता है क्या, दिख रहा है आपको मार्बल आपने देखे ना, जी हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहता है, एक शाइनी सब्सटेंस होता है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है। घर पे देख सकते हैं आप, जैसे पहले इसने लगाया फिर उसके बाद क्या चमकने लगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है मैं बता रहा था आपको, मार्बल होता है, जी हाँ बिल्कुल, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। जो मार्बल देखते हैं कितना चमकता है, जैसे ताजमहल सुना है आपने, मार्बल से बना है, चमकता है बहुत ज़्यादा। तो उसी तरीके से दीवार पर चूना सूख जाता है, उसके बाद बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। और यही रीज़न है कि जो दीवार पर चूना लगाने के बाद जब वो सूख जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट होने के कारण चमकने लगता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अच्छा लगता है काफ़ी। इसके अलावा हम आगे बात करें तो बर्निंग ऑफ कोयला जलाया है आपने, सभी ने जलाया हो जी बिल्कुल, कभी ना कभी देखा होगा, नहीं जलाया तो आपके घर में चूल्हा है मान लिया, यूज़ तो किया नहीं होगा तो देखा तो होगा कम से कम। तो होता क्या है, कार्बन, कोयले को क्या कहा जाता है, कार्बन भी कहा जाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, कार्बन आपके अर्थ पे मौजूद मोस्टली हर चीज़ में यूज़ होता है, या सॉरी पाया जाता है कार्बन, ठीक। तो कार्बन को जब आप जलाते हैं तो क्या रिलीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब मैंने आपको शुरुआत में मैग्नीशियम वाले केस में बताया था, मैग्नीशियम रिबन वाले केस में, कि जब भी कोई चीज़ जलाते हैं, बर्निंग की बात आएगी तो आपका सिंपली क्या मतलब होगा वहाँ पर, रिएक्शन में शो करने के लिए बर्निंग को कैसे शो करेंगे, सिंपली आप क्या करेंगे, उसमें ऑक्सीजन गैस को ऐड कर देंगे। तो वही मैंने यहाँ पर भी किया है कि कार्बन में ऑक्सीजन गैस को ऐड कर दिया है, इसका मतलब है कार्बन को बर्न कर दिया और उससे मिला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, ठीक है। तो इतना सिंपल सा था ये आपका इक्वेशन, ठीक। तो उसके बाद में जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोयला कुछ इस प्रकार से जलता हुआ नज़र आता है, और जब जल जाता है तो खाली गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाती है। हाँ, इनकम्प्लीट कंबशन के कारण कुछ और भी बन सकता है, लेकिन कंप्लीट कंबशन में ये होगा। उसके बाद हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जी हाँ, आप जो पानी पीते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन की वजह से ही मतलब संभव है, यानी पानी भी एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। पानी का फॉर्मूला सिंपली बात करें तो होता है H2O। H2O फॉर्मूला सुना होगा, जी हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, नहीं सुना तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, फॉर्मूला इसका यही होता है। अब बनता कैसे है ये बेसिकली पानी, या सिंपली कहें तो H2O बनता कैसे है। तो सिंपल सा इसमें केमिकल इक्वेशन है, हाइड्रोजन गैस है आपकी, ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलके क्या बना लेती हैं, H2O बना लेती हैं। और ये जो मैंने 2H2 और O2 और 2H2O लिखा है, बेसिकली केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखा है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। बता चुका हूँ मैं बैलेंसिंग वाले मतलब मॉड्यूल में बता चुका हूँ मैं, आप देख सकते हैं पहले जाके वापस से हालांकि देखते आ रहे तो कोई डाउट नहीं है। तो सिंपली क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके H2O बना लेती है, यानी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलकर 2 पानी के मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड है, उतना कंफ्यूज मत होइए, सिंपली आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके बाद हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, जो कि सेकंड रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन सिंपली वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट या कोई और एनर्जी रिलीज हो, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी सिंपली रिलीज हो, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रोडक्ट भी बने, साथ साथ एनर्जी भी रिलीज हो, किसी फॉर्म में हो सकती है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वीडियो में या कभी ना कभी ट्रेन से या कहीं ना कहीं देखा होगा, या तो नहीं देखा तो आप देख लीजिए स्क्रीन पर। ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आपकी नेचुरल गैस बर्न हो रही है। नेचुरल गैस का मतलब क्या है, नेचुरल गैस बेसिकली मीथेन को कहा जाता है। आपको पता है एक चीज़, कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, या मीथेन गैस वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर लाइफ होती है, सिंपली मैं कहूँ तो वही जब भी मीथेन गैस बर्न हो रही है वही आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, फैक्ट्री में। तो इसके रिएक्शन की बात करें तो होता क्या है, जब भी मीथेन गैस बर्न होती है, बर्न होने का मैं पहले कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, जब भी कोई चीज़ बर्न होगी इसका मतलब क्या है, आप उसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे। केमिकल इक्वेशन में आपको शो करना है किसी चीज़ को बर्न होते हुए, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन सिंपली आप उसमें ऐड कर देंगे। हर जगह नहीं होता लेकिन मोस्टली होता है। तो मीथेन गैस यानी नेचुरल गैस, इसे CH4 से डिनोट किया था, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर दिया आपने, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ गई और वाटर भी एक्चुअल में गैस के फॉर्म में उड़ गया। तो इतनी सी थी आपकी ये रिएक्शन। तो आगे हम बात करें, रेस्पिरेशन भी आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जैसे हम खाना खाते हैं वो कन्वर्ट होता है, यानी वो कार्बोहाइड्रेट जो आपका मौजूद होता है उसमें, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, यानी जो आपने खाना खाया कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। अब यही ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर आपको एनर्जी देता है। यानी क्या हुआ, सबसे पहले आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है उसमें क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ,
मतलब सिंपली आपने जो ऑक्सीजन ली ना उसकी मदद से सारा हो रहा है। इसको रिएक्शन के फॉर्म में हम देखते हैं कैसे होता है। देखिए आपने कार्बोहाइड्रेट लिया सिंपली C6H12O6, बेसिकली ये ग्लूकोज भी कह सकते हैं, ग्लूकोज लिया, आप ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन क्या होता है इस तरीके से उस ग्लूकोज के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, जिसे आप सांस के थ्रू छोड़ देते हैं, इन्हें एक्सहेल कर देते हैं, एनर्जी आप यूज़ कर लेते हैं और वाटर जो है ये रिलीज़ कर देते हैं। पता होगा, बताने की जरूरत है मेरे को इसके बारे में। एनर्जी इसको कई लोग यूज़ करते हैं मतलब अलग अलग कामों के लिए, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोई भागता है, कोई दौड़ता है, कोई चलता है, कूदता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग यूज़ करते हैं एनर्जी को। इसके अलावा कई लोग जिम भी जाते हैं, अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं उस एनर्जी को। आजकल तो खैर जिम का ट्रेंड हो गया है, सबको बॉडी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक नहीं है बेसिकली। तो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लें। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इसमें लिखा है द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू गिव 2 और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या है, जब कोई भी एक सब्सटेंस है वो छोटे छोटे कई सारे प्रोडक्ट्स में टूट गया तो वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। मतलब मान लीजिए आपने एक कोई चीज़ ली और वो एक से ज़्यादा चीज़ में बट गई प्रोडक्ट में रिएक्शन के बाद, तो वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऐसा होता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें, मैंने पहले बताया था 3 टाइप होते हैं, यानी व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स ड्यू टू सप्लाई ऑफ एनर्जी देन दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जब भी आप सिंपली जब भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब भी हीट की वजह से होगी तब वहाँ थर्मल डिकम्पोजिशन, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। थर्मल मतलब क्या, हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में जैसा कि देख सकते हैं आपने फेरस सल्फेट लिया, FeSO4 फेरस सल्फेट कहलाता है। इसमें आपने हीट करा, इसको ये जो फेरस सल्फेट है इसको हीट कर दिया तो क्या बन गया आपका फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। ठीक है, स्क्रीन पर देख सकते हैं सबके, मैंने आपको इमेजेस शो कर दिया जिससे कि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि कौन कैसा होता है और क्या होता है बेसिकली। ठीक, तो देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं बात करूँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है बहुत हार्मफुल गैस होती है, जो कि बहुत बड़ा मेजर पॉल्यूटेंट है। ठीक है, बहुत हार्मफुल गैस होती है, एयर पॉल्यूशन इसकी वजह से काफ़ी होता है। कई सारी फैक्ट्रीज़ क्या करती हैं, इन्हें रिपेयर नहीं करती, मतलब रिपेयर कहने का मतलब क्या, सिंपली मैं कहूँ आपको कि ट्रीटमेंट सिंपली नहीं करती, मतलब क्या अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करती हैं और ऐसे ही रिलीज़ कर देती हैं हवा में, गैस में छोड़ देते हैं। तो इसके कारण हवा क्या हो जाती है, उसमें पॉल्यूशन बढ़ जाता है, एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो इसके लिए हालांकि स्टेप उठाने चाहिए गवर्नमेंट को, उठाते भी हैं, कई लोग इग्नोर कर देते हैं। आज आपको तो पता ही है गूगल घास का चक्कर बहुत चलता है। खैर क्या कर सकते हैं उसमें आप, इसलिए अच्छे से पढ़िए खैर, ताकि आप लोग आगे अच्छा कर सकें। तो इसके अलावा हम बात करें आगे, टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो आपने देखा था, यानी दीवार पे जो चूना पोता था आपने, वो सूख गया है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है ना। तो अब उस कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है यहाँ पे, चूना वही, और कार्बन डाइऑक्साइड। यानी अगर आपने वो जो दीवार पर सूख गया था कैल्शियम कार्बोनेट, उसको आपने उखाड़ा और उसे गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी गैस, यानी वो वापस से चूना बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ कर देगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी इसमें हीट करा और वो एक चीज़ जो है मल्टीपल चीज़ों में ब्रेक हो गई। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन है। उसकी तरह ही एक और आपका रिएक्शन दे रखा है, इसमें क्या है, लेड नाइट्रेट है, PbNO3 इसको आपने हीट कर दिया, क्या बन गया, लेड ऑक्साइड, येलो कलर का है बेसिकली, है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। इस रिएक्शन में एक खास बात क्या है, इसमें ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स देख सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी है इस रिएक्शन में बेसिकली। और ये जो है आपका जो सॉलिड था ना, आपने जो लेड नाइट्रेट लिया था, वो आपका येलो कलर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगे। और क्यों निकलेंगे ब्राउन फ्यूम्स, फ्यूम्स मतलब क्या, धुआं भूरे कलर का, ब्राउन कलर का क्यों निकलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी है और वो रिलीज़ हो रही है, उस चक्कर में ऐसा होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। उसके बाद हम आगे बात करें फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक मतलब क्या, फोटो का मतलब वो नहीं है वो वाली फोटो, बेसिकली यहाँ फोटो का मतलब है लाइट, यानी लाइट एनर्जी की वजह से, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसी तरीके से लाइट एनर्जी की वजह से, उसकी सप्लाई की वजह से जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, अभी हमने देखा हीट कर रहे थे, हीट प्रोवाइड कर रहे थे, उस चीज़ को हीट कर रहे थे तो डिकम्पोजिशन हो रहा था। इसमें क्या है, लाइट जब भी पड़ेगी, यानी लाइट एनर्जी की वजह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसमें होगा। तो आगे हम देखते हैं इसको। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हम इसकी रिएक्शन भी देख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो इसमें होता क्या है, मैंने
ले लिया है सिंपली सॉलिड सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड बेसिकली पाउडर्ड फॉर्म में है। सिल्वर क्लोराइड, जी हाँ, ये सिल्वर से ही बना है और क्लोरीन से, दोनों का मिक्सचर है। उसको जब मैंने सनलाइट में रख दिया, सनलाइट क्या होगी, लाइट एनर्जी मिलेगी सनलाइट से। तो इस मतलब सनलाइट एनर्जी के कारण क्या होगा, वो सिल्वर बन जाएगा। Ag क्या है, Ag का मतलब है सिल्वर, और क्लोरीन गैस बन जाएगी, और क्लोरीन गैस सिंपली उड़ जाएगी और बचेगा क्या आपका, जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी सिल्वर क्लोराइड लिया, बाद में उसको सनलाइट में रखने के बाद क्या मिला आपको, सिल्वर मिला और क्लोरीन। सिल्वर वही चांदी वाला सिल्वर है, तो सिल्वर पाउडर मिल जाएगा आपको सिंपली। तो इसमें क्या हुआ, आपने सनलाइट एनर्जी प्रोवाइड की, यानी लाइट एनर्जी सिंपली, और ये ऐसा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद आपको पता है थर्ड पॉइंट हमें पता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, बता चुका हूँ मैं पहले। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बाकी दो में क्या थे, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी की वजह से, इसमें क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से होगा तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ है, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी वो रिएक्शन। और इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे इस रिएक्शन में, हम देख लेंगे हालांकि इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें क्या किया है देख लिए सिंपली, मैंने यहाँ पर मैंने वाटर लिया है, पानी में थोड़ा बहुत मैंने डाइल्यूट एसिड डाल दिया है H2SO4। तो सिंपली डाइल्यूट एसिड डाला किस लिए है, ताकि आयंस फॉर्म हो। या भी ये आपका टॉपिक नहीं है, आपका जो मेन टॉपिक है आप वो समझिए। इसमें एसिड डाला आपने तो क्या हुआ, वाटर जो है 4H2O, पानी के 4 मॉलिक्यूल्स यानी 4H2O, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हुए, उन्होंने क्या दिया आपको 4H+ आयंस दिए और 4OH माइनस आयंस। H+ आयन क्या है आपके, कैटायन है, और OH माइनस आयन एनायन है। उससे पहले हमको बता दूं कैथोड और एनोड क्या होता है। देखिए एनोड होता है पॉजिटिव वाला, यानी बैटरी से कनेक्टेड है। इसमें मैंने एक एनोड लिया है और एक कैथोड लिया है। पेंसिल भी ले सकते हैं, हालांकि ये ग्रेफाइट या कार्बन से बनी होती है कैथोड और एनोड। इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। जो पॉजिटिव वाला साइड आप देख रहे हैं ना, वो आपका एनोड है, और जो माइनस वाला देख रहे हैं वो कैथोड है। अब मैं आपको बताऊं, हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, पता है आपको। तो इसमें क्या होगा, एनोड से यानी पॉजिटिव वाली साइड से हमेशा नेगेटिव वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब पहली रिएक्शन आपने पढ़ ली कि 4H2O गिव्स 4H+ आयंस एंड 4OH नेगेटिव आयंस। अब एनोड पे क्या होगा, देखिए एनोड वाले टाइप साइड पे आ जाइए, पॉजिटिव साइड पे। इस साइड पे बेसिकली आपको होगा क्या, आप देख सकते हैं। जैसे एक्चुअली में हुआ क्या था, बेसिकली जब आपने एसिड डाला था ना, तो वाटर जो है 4H+ और 4OH नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो गया था। अब एनोड वाली साइड पे आ जाइए, यानी पॉजिटिव वाली साइड, जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, पॉजिटिव वाली साइड पे जो 4OH नेगेटिव आयंस है वो क्या करे, उन्होंने क्या किया, बेसिकली 2H2O में कन्वर्ट हो गए और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ कर दिया और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ कर दिया। मतलब क्या, 4OH नेगेटिव आयन। अब देखिए एक OH के पास एक नेगेटिव आयन है, तो 4 OH नेगेटिव पे कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4 नेगेटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन्स है भाई, और एक पे एक इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, तो 4 पे 4 होगा, तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए। ये समझ में आया। अब ये जो है 2H2O मतलब क्या, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना लिए और ऑक्सीजन गैस बनाई। तो एनोड वाली साइड पे आप देख सकते हैं, पानी तो लिक्विड है, पानी तो पानी में मिक्स हो जाएगा, बचा क्या, इलेक्ट्रॉन्स और वो ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस आपकी एनोड वाली साइड से रिलीज़ हो जाएगी, और 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन देखिए एनोड वाली साइड से वायर के थ्रू ट्रैवल करते 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 या वाटर के थ्रू ट्रैवल करते करते कैथोड वाली साइड पे पहुंच गए। अब होगा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स 4H+ आयंस के साथ मतलब कोऑर्डिनेट करके मिलके हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। तो इसी तरीके से कैथोड वाली साइड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड वाली साइड पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। तो सिंपल सा फंडा है, आई होप समझ में आया होगा। बाकी आप फर्दर डिटेल्स के लिए इमेज को देख ही सकते हैं, समझ आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं फटाफट से। तो आगे हम देख सकते हैं स्क्रीन पर है हमारी 4th रिएक्शन, जो कि है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बता चुका था मैं पहले, द रिएक्शन इन विच एनर्जी या थर्मल या इलेक्ट्रिकल या फोटोलाइटिक एनर्जी कोई सी भी हो सकती है इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ना। ये देखा था आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, अभी आपने देखा सब में एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, चाहे तो वो हीट एनर्जी थी, थर्मल में ले लीजिए, फोटोलाइटिक में, इलेक्ट्रोलाइटिक में, सभी में आपने क्या किया, एनर्जी दी है। जबकि पहले वाले रिएक्शन में या कुछ और रिएक्शन जो आपने चूने वाली रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें एक चीज़ मैं बता दूं, उसमें हीट भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुई थी, तो वो एक्सोथर्मिक थी, है ना। चूने वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड गिव्स और वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन।
वो वाली लिख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है बेसिकली स्क्रीन पर जो दिख रही है। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या बताती है कि कौन सा मेटल कहाँ पर लाई करता है, यानी कौन सा कितना रिएक्टिव है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव की बात की जाए तो पोटेशियम होता है, उससे कम रिएक्टिव सोडियम, उससे भी कम कैल्शियम, और कैल्शियम से कम होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम। यानी जितना आप नीचे आते जा रहे हैं उतनी रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। रिएक्टिविटी क्या होती है, देखिए रिएक्टिविटी बेसिकली इस तरीके से समझिए कि कौन मेटल ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा मेटल ज़्यादा पावरफुल है। जो सबसे ऊपर, जो जितना ऊपर है वो उतना ही पावरफुल है, यानी पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा पावरफुल है। यानी कहीं ऐसी बात आ जाए, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक कमज़ोर इंसान है और एक ताकतवर इंसान है। जो कमज़ोर इंसान है, दोनों एक जगह गए हैं, तो अगर किसी को कोई सामान चाहिए तो ताकतवर क्या कहेगा, पहले वो लेगा। कमज़ोर क्या कहेगा, भाई तू पहले ले ले, मैं थोड़ी देर में ले लूँगा। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो पहले ज़्यादा रिएक्ट करेगा, यानी वो रिएक्ट करेगा और दूसरा वाला कम। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी पर बेस्ड है बेसिकली, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन एंड मेक इट्स ओन सॉल्यूशन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शन होती है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन में। मतलब मान लीजिए एक तगड़ा वाला, एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और एक कमज़ोर रिएक्टिव एलिमेंट है। कमज़ोर वाला अपने घर में बैठा है, जो मजबूत वाला है सिंपली वो मतलब आया, उसने क्या किया, कमज़ोर वाले को उसके घर में से भगा दिया और वो उसके घर में रहने लगा। कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, आगे और भी एग्जांपल मैं बताऊंगा। तो इस तरीके से आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आई होप ये डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गई होगी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन में से निकाल के बाहर कर देगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे आपका स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, एक है आपका ए है, एक बी है और एक सी है। अभी क्या है, बी और सी ने आपस में बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, और ए आपका अकेला है। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात क्या है, ए जो है बी से ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा तगड़ा है बी के मुकाबले। अभी बी और सी का बॉन्ड बना है, तो आगे क्या होगा रिएक्शन में, जब रिएक्शन होगी तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, बी तो आपका अलग हो जाएगा और ए और सी मिलकर नया बॉन्ड बना लेंगे, यानी नया सब्सटेंस बना लेंगे, नया सॉल्यूशन बना लेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए जो है बी के मुकाबले आपका ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम एक रिएक्शन देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिलाना, यानी कॉपर सल्फेट पाउडर को आपको वाटर में मिला के थोड़ा मिक्स कर देना। उसके बाद आपकी चमचमाती हुई कील लेनी है, आयरन नेल लेनी है। उस आयरन नेल को आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके या इकट्ठे जैसे भी आपको डालना है उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं अब। बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर आयरन ने आपने आयरन की नेल ली, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, दोनों को ऐड कर दिया, क्या बना। अब क्योंकि यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपने पढ़ा होगा, आयरन जो है कॉपर के मुकाबले, यहाँ मेटल कौन सा है, आयरन और कॉपर, कौन ज़्यादा रिएक्टिव, आयरन। तो आयरन ने कॉपर को निकाल के बाहर कर दिया, आयरन ने कॉपर को निकाल के बाहर कर दिया और क्या बना लिया, आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर बाहर निकल गया। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, जो आपने आयरन नेल निकाली थी इस सॉल्यूशन में से, है ना, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो आयरन नेल निकाली थी, उस आयरन नेल, तो वो आयरन नेल पहले चमचमाती हुई थी, बाद में आपको दिखेगा कि उस आयरन नेल पे एक येलोइश टाइप की एक परत चढ़ जाएगी, यानी वो अब कॉपर की लगने लगेगी वो आयरन नेल। ऐसा क्यों हुआ, बेसिकली इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं, देखा होगा आपने कि इसमें क्या हुआ, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर रिलीज़ हो गया। तो जो कॉपर रिलीज़ हुआ सॉल्यूशन में से वो आपका आयरन नील के ऊपर डिपॉजिट हो गया, मतलब जमा हो गया। तो इसी चक्कर में जो आयरन नील है वो येलोइश टाइप की हो जाती है सिंपली। तो समझ गए होंगे, और आयरन सल्फेट के बनने के कारण उसका कलर ग्रीन हो गया। तो इतना सा था इस रिएक्शन में। आगे हम देखते हैं जिंक के साथ में। तो जिंक के साथ में भी ऐसा ही होता है, जिंक मेटल लिया आपने मस्त एकदम, और फिर से कॉपर सल्फेट दिया। अब यहाँ पर जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ पर भी फिर से क्या होगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, क्योंकि कॉपर कम रिएक्टिव है। तो बस इतना सा, और आपको लास्ट में रिएक्शन जो है बैलेंस कर देनी है। बस इतना सा था इसमें। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप देख सकते हैं लेड, ऑब्वियसली यहाँ पर लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अगेन क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगेन लेड जो है कॉपर को निकाल देगा और लेड क्लोराइड बना लेगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो ये थी तो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक।
इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं आपकी नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर देख सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन इन विच बोथ द रिएक्टेंट डिस्प्लेसेस ईच अदर। मतलब क्या, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में क्या था, कोई एक दूसरे को कम रिएक्टिव को निकाल दे रहा था, लेकिन डबल में क्या है, दोनों एक दूसरे को एक दूसरे के सॉल्यूशन में से निकाल देंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है, बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करेगा, बना लेगा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम सल्फेट था, सोडियम की जगह बेरियम ने ले ली और बेरियम की जगह सोडियम आ गया, अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, ठीक है। तो सोडियम की जगह आ गया कौन? बेरियम, और बेरियम की जगह सोडियम, सॉरी हाँ ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, आई होप समझ में आ गया होगा। डबल क्यों है? डिस्प्लेसमेंट में होता था एक दूसरे को निकाल देता था कम रिएक्टिव को, लेकिन यहाँ डबल है, डबल दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, दो बार हो रही है, यानी दोनों एक दूसरे को निकाल दे रहे हैं, यानी इसकी जगह वो और उसकी जगह ये। तो इतना सा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट में। इमेजेस देख सकते हैं हर रिएक्टेंट की। अब एक चीज़ गौर करने वाली है, सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, ये वही सब्सटेंस है जो आप घर में यूज़ करते हैं, नमक, सॉल्ट। ये सोडियम क्लोराइड NaCl ही होता है, ठीक है। तो ये घरेलू नमक सोडियम क्लोराइड होता है। आगे हम बात करते हैं इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑक्सीडेशन। दो चीज़ों से बना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन होती क्या है? व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन देन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीडेशन हैज़ टेकन प्लेस। मतलब क्या, कोई सब्सटेंस ले लीजिए, कॉपर है या कोई भी है, दूसरा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कोई भी आयरन, उसने क्या किया, ऑक्सीजन गेन कर लिया। ऑक्सीजन गेन करने का मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया, ऑक्सीजन ऐड हो गया उसमें, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो वो ऑक्सीडेशन हो गया उसका, और ऑक्सीडेशन हुई है इसका मतलब। और रिडक्शन में क्या, इसका उल्टा, यानी ऑक्सीजन को लूज़ करेगा या हाइड्रोजन गेन करेगा, तो उस केस में रिडक्शन होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, कॉपर और ऑक्सीजन, यानी कॉपर को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाया तो क्या बना आपका, कॉपर ऑक्साइड, CuO। हीट कर दिया सिंपली, मैंने बताया था हीट का मतलब ऑक्सीजन ऐड करना है। तो कॉपर को हीट किया यानी ऑक्सीजन ऐड किया तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पर इस केस में देखिए कॉपर, पहले रिएक्टेंट में देखिए कॉपर अकेला था, प्रोडक्ट साइड में कॉपर ऑक्सीजन ऐड हो गया कॉपर के साथ में। तो यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया है और कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। समझिए, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है और कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब भी ऑक्सीजन गेन करेगा या हाइड्रोजन लूज़ करेगा, ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पर अगली रिएक्शन देखिए, समझ जाएंगे खुद ही। यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड में जो अभी कॉपर ऑक्साइड बना था उसमें आपने क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस से ऐड करवा दी, यानी हीट कर दिया, तो क्या बन गया आपका कॉपर, और वाटर रिलीज हो गया। एक चीज़ गौर करने वाली क्या है, कॉपर पहले ऑक्सीजन के साथ में था, कॉपर ऑक्साइड था, बाद में रिएक्शन के बाद क्या हो गया, प्रोडक्ट साइड में देखिए कॉपर बन गया। तो इस केस में क्या हुआ है, पहले तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, बाद में ऑक्सीजन लूज़ हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉपर का तो रिडक्शन हो गया, यानी कॉपर रिड्यूस हो गया। रिड्यूस क्यों हो गया, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन अलग हो गया है, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन पहले अकेला था, बाद में उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, उसने वाटर बना लिया, H2O बना लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर का रिडक्शन हुआ है। आई होप ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो उसके आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ कही गई है कि सो दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिस रिएक्शन में एक साथ होगा तो उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। रेडॉक्स मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। आगे देखिए इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और डेली लाइफ, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का आपका क्या प्रभाव पड़ता है आपकी डेली लाइफ पे। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है वो है corrosion। corrosion क्या होता है, when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc. or simply the metal is oxidized, then the metal is said to be corroded and this process is called corrosion। simply कहूँ तो जब भी कोई मेटल होता है, समझते हैं मेटल जब भी आपका एटमॉस्फेयर में मौजूद किसी भी सब्सटेंस से रिएक्ट कर जाता है, जैसे कि आपका हो गया एसिड, हो गया मॉइस्चर, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कोरोजन, यानी मेटल क्या कहा होगा, कोरोड हो गया। आयरन की एग्जांपल लेते हैं ना, आयरन की एग्जांपल लेते हैं। कोरोजन आयरन में क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जब भी आयरन का कोरोजन होगा उसे कहेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन में जंक लगता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बेसिकली आयरन जो होता है अपने आसपास मौजूद एनवायरनमेंट में मौजूद मॉइस्चर से, एसिड से अटैक होता है, ठीक है, अटैक करता है उस पर, और वो क्या बन जाता है, कोरोजन लग जाता है, उसमें जंक लग जाता है। तो जब आयरन में जंक लगेगा तो आप क्या कहेंगे, रस्टिंग है। और अगर किसी और मेटल में लगेगा, या मतलब नॉर्मली किसी भी मेटल की बात करेंगे तो उसमें कहेंगे आप कोरोजन, ठीक है। तो आयरन के केस में रस्टिंग और बाकी सभी में या आयरन में भी कोरोजन कहेंगे, ठीक। मतलब आयरन में तो रस्टिंग होगा पर्टिकुलरली, उसका एक एग्जांपल है, और नॉर्मली आप क्या कहेंगे, कोरोजन ऑफ मेटल, ठीक। तो ये तो कोरोजन हो गया। तो
हाँ जी, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कुछ मैंने कॉपर के सिक्के ले रखे हैं और नीचे क्या है, कॉपर में ब्लूइश टाइप का, ग्रीनिश टाइप का। तो ये कॉपर में कोरोजन लग चुका है, यानी कॉपर में जब भी कोरोजन लगता है तो वो ब्लू या ग्रीन टाइप का नज़र आता है। इसके अलावा सिल्वर में, चांदी के बर्तनों में या चांदी में ब्लैक टाइप का या ग्रेश टाइप का कह सकते हैं, तो यानी चांदी में जंग लगता है। जी हाँ, कॉपर में भी लगता है। आयरन में तो पता ही है, रस्टिंग कहते हैं आयरन का, तो जंग मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। कैसा लगता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है और कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, आयरन के केस में बता दूं मैं, ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग या ग्रीसिंग कह सकते हैं, कई लोग तो ऑयल में डुबा भी देते हैं, या पेंटिंग भी करते हैं। इसके अलावा आगे हम बढ़ें, ये तो हो गया कोरोजन की बात। रेंसिडिटी, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कई बार आपने पैकेट खोला होगा चिप्स का, उसमें क्या होता है, पहले तो देखते हैं भाई इतना बड़ा है, बहुत बड़ा है, कई सारे चिप्स होंगे। जब पैकेट खोलते हैं तो उसमें थोड़े बहुत निकलते हैं, कई लोगों के साथ हुआ वैसा। और इसके अलावा आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप किसी चीज़ को, चिप्स को या किसी बिस्कुट को खुले में रख देते हैं, किसी क्रिस्पी चीज़ को, वो क्या होता है, ये खाने को वो एकदम सिल जाते हैं, एकदम थोड़े से मतलब नम हो जाते हैं और गंदे लगते हैं, उनका टेस्ट वगैरह सब ख़राब हो जाता है। तो यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी है क्या, व्हेन फैट्स और ऑयल फूड सब्सटेंसेस ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस एंड दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज़ नोन एज रेंसिडिटी। मतलब क्या, कोई ऐसे फूड सब्सटेंस जिसमें ऑयल है या फैट है, चिप्स में या बिस्किट ले लिया कोई सा और, जिसमें ऑयल है, ऑयल का मतलब क्या, सिंपली फैट, फैट और ऑयल एक ही चीज़ होती है। तो जिसमें भी ऑयल है, तो ऑयल जिसमें मौजूद है उसको अगर आप खुले में रख देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, कहते हैं ना हवा लग जाएगी, हवा लग जाने का मतलब क्या, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने के कारण उसका स्मेल, टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो यही जब फूड सब्सटेंस है उनका ऑक्सीडेशन होता है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी। ठीक है, टू प्रिवेंट फूड आइटम फ्रॉम रेंसिडिटी वी एड एंटीऑक्सीडेंट आर, हाँ ठीक है, मतलब इसमें क्या करते हैं, रेंसिडिटी से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं आप। ठीक है, और इसके अलावा जो चिप्स के पैकेट है, मैंने बताया था आपको, हवा जो भरी होती है, एक्चुअली वो हवा नहीं होती, नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि उसको मतलब रेंसिडिटी से बचाते हैं, ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं। ठीक है, तो ये था रेंसिडिटी का कॉन्सेप्ट। और रेंसिडिटी के कारण कई बार क्रिस्पीनेस भी ख़राब हो जाती है चीज़ों की। पकौड़ों को भी एक्सपीरियंस क्या होगा, है ना, पकौड़े क्या होते हैं, थोड़े टाइम बाद खुले में रख दो तो मतलब उतना क्रिस्पीनेस नहीं होता उनमें। तो हालांकि स्क्रीन पे देख के आपको लालच भी आ रहा होगा, खाना काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो यही था आज का वीडियो। ठीक है, तो आई होप एंड आई ऑल्सो होप दैट कि आप लोगों को आज का वीडियो काफ़ी पसंद में होगा। सारी चीज़ जो मैंने समझाई है वो अच्छे समझ भी आ गई होंगी। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसी और वीडियोज़ लाऊँ मैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। और कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो आज का कैसा लगा और चाहते हैं कि आप फ्यूचर में ऐसी वीडियो आए। सो एज अ यूजुअली से, और हाँ एक चीज़ और कि सब्सक्राइब ज़्यादा ज़्यादा करवाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एज अ यूजुअली से, थैंक यू।